तो नाउ बेसिकली आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा फंक्शंस क्या होता है, उसी से रिलेट करके मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए जैसे अगर हम वहाँ पे लिखते थे कि y इक्वल टू एफ एक्स, तो दिस इज नथिंग बट द एफ एक्स, यहाँ पर एक फंक्शन है, एफ एक्स इज नथिंग बट यहाँ पर एक नोटेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स. You can say y is a independent variable. Why it is a independent? Because you can choose any value of the x, that is a 0 or 1. Whatever you are putting here value of x, that means if I substitute here 0, then it will be the 0 plus 1 and then y will be is nothing but 1. You can say y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है. y is a independent क्योंकि आपने ऑटोमेटिक अपने आप चूज किया है. दैट मीन्स आप अगर मैंने x की वैल्यू 10 ले लिया तो 10 का स्क्वायर इज नथिंग बट 100 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 101, देन y विल बी द 101. तो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन इन द मैथमेटिक्स विच वी आर डूइंग कि यहाँ पर जो है x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है. ना यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस. तो हम यहाँ पर देखेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था ER डायग्राम में. लेट्स टेक कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है और आई एम टेकिंग हियर स्टूडेंट डेटा ओनली क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड. मान लीजिए यहाँ पर आपका रोल नंबर है, ये नेम है, एंड देन अगेन आई एम टेकिंग आपका क्लास है. इफ आई राइट हियर 1 2 3 रोल नंबर एंड नेम इज ABC एंड द क्लास इज मान लीजिए CS है, ME है, आपका EC है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि विच एट्रीब्यूट, दिस इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट, रोल नंबर नेम क्लास इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट, और यू कैन से कॉलम नेम. इन 3 एट्रीब्यूट में से ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू पता होने पर हम बाकी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं. सपोज इफ आई नो द रोल नंबर, इफ आई से समबडी कि रोल नंबर 3 का जरा नाम बताना, तो ऑब्वियसली आप इस टेबल पे जाओगे रोल नंबर 3 के सामने और देखोगे उसका नाम क्या है और उसकी ब्रांच क्या है, आई मीन क्लास क्या है, आप बता सकते हो यहाँ पे. दैट इज अ C एंड EC. इफ आई से सपोज यहाँ पर एक डेटा मैंने और लिया और उसका रोल नंबर 4 है एंड नेम इज D एंड देन अगेन आई हैव रिटन हियर EC. एंड इफ आई से कि फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन द EC डिपार्टमेंट और यू कैन से EC ब्रांच, तो अब आप यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो आप EC ब्रांच में आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे हैं जिनका नाम C एंड D है. कौन से स्टूडेंट को मैं पूछ रही हूँ ये आपके लिए कंफ्यूजन होगा बिकॉज मैंने बोला कि उस बच्चे का नाम बता दो जो EC में पढ़ता है. तो आप आके फिर से पूछोगे मैडम EC में तो 2 बच्चे हैं इस टेबल में, आप किस बच्चे की बात कर रहे हो. तो मीन्स फॉर दैट रीजन इफ आई give one particular value and you are unable to reply me the correct answer in the correct way, then that is called the कि आपका वो जो एट्रीब्यूट है वो की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, और जब वो आपको माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो दैट एट्रीब्यूट विल नॉट एक्टिंग एज अ की. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि हमें उस की एट्रीब्यूट को ढूंढना है. तो इन दिस पर्टिकुलर टेबल जहाँ पे 3 ही कॉलम है, इसमें हम कह सकते हैं कि अगर मैंने बोला ओके नाम है A और उसका जो है आप मुझे क्लास बता दो, तो भी यहाँ पे क्योंकि मैंने सिंगल वैल्यू ली, समटाइम्स एक क्लास में एक ही नाम के कई बच्चे होते हैं, सपोज एक A नाम का बच्चा और है, देन अगेन यू हैव द प्रॉब्लम क्योंकि A नाम का 2 बच्चा है तो आप नहीं बता पाओगे कि किस A की मैं बात कर रही हूँ. आई मीन अगर मैंने यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का नाम लिया, सपोज करो मैंने यहाँ आशीष वर्ड यूज किया कि आशीष का जरा मुझे क्लास बता दो, तो आप देखो एक आशीष यहाँ CS में पढ़ रहा है, दूसरा सपोज मैंने यहाँ IT में डाला है, तो यू विल कंफ्यूज कि मैं किस आशीष की बात कर रही हूँ. तो दैट इज द रीजन जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं या कोई भी कंपनी होता अपना डेटाबेस बनाता है तो एक ऐसा पर्टिकुलर कॉलम रखता है विच एक्ट एज अ की एट्रीब्यूट की तरह काम करे जिसकी मदद से आप बाकी वैल्यूज को रिट्रीव कर सके. तो उस की एट्रीब्यूट को ही हम यहाँ पर ढूंढते हैं. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस की एट्रीब्यूट को ढूंढते हैं. और इस की एट्रीब्यूट की खास बात ये होती है कि इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती है. यूनिक का मतलब उसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती. अगर मैंने 1 2 3 4 लिख लिया है तो नेक्स्ट रोल नंबर मुझे 5 ही लिखना होगा, 4 या 3 नहीं लिख सकती. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द की एट्रीब्यूट. वो यूनिकली उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके. दैट इज द रीजन वी प्रोवाइड दिस एट्रीब्यूट एज अ यूनिक कंस्ट्रेंट. ये हम SQL में देखेंगे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, बट यहाँ थ्योरेटिकली आप समझिए कि यूनिक का मतलब क्या है.
हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी या एक ऐसा कंस्ट्रेंट इस पे डिफाइन करना होगा जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होना चाहिए। नेम वाले कॉलम पे आप अलाउ कर सकते हो, क्लास में अलाउ कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में नहीं कर सकते जहां पे मैंने रोल नंबर लिया है। अगर आपने ले लिया तो फिर वो यूनिकनेस की प्रोबेबिलिटी वहां पे खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे की बात करी है तो मैंने अभी आपको बोला यूनिक होनी चाहिए, बट नल अलाउड हो सकता है। आई मीन अगर आपको किसी का रोल नंबर नहीं पता, बाद में डालना, यू कैन, but then this key will not act as a primary key. It can be acting as a candidate key, but it is not the primary key. प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो दो चीजों की खूबियां रखे, एक तो वो यूनिक हो, दूसरा नल वैल्यूज उसमें अलाउड ना हो। आई मीन इट टेक्स सम वैल्यू। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो मुझे 6 यहाँ पे एंटर करना पड़े तभी मैं डेटा एंटर कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। दिस इज द यू कैन से ब्यूटीफुल ऑफ द प्राइमरी की, कि कैंडिडेट की जब हमारा प्राइमरी की बनता है तो हम वहाँ पे कैसे करते हैं। तो कैंडिडेट की को हम कब कहेंगे वो प्राइमरी की, जब हम उस पर एक और कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें कि वो वहाँ पर नल वैल्यूज को अलाउ ही ना करे, देन दैट कैंडिडेट की बिकम्स द प्राइमरी की। आई विल डिस्कस इन डिटेल, थोड़ी देर में ही बताऊंगी। तो लेट्स कम टू द अगेन, यहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं कि यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे क्या लिया है। तो मैथमेटिक्स में मैंने बोला y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर भी हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इन दिस नोट्स आई हैव रिटन हियर एक्स वाई, यू कैन से यहाँ पे अल्फा टेंस टू बीटा टाइप का मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा जो लेफ्ट हैंड साइड है और बीटा, तो यहाँ पर अल्फा टेंस टू बीटा ये इंडिकेट करता है डेटाबेस का मतलब है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये बोलूं कि आई नो हियर अल्फा वैल्यू, आई नो अल्फा वैल्यू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, और इस अल्फा की वैल्यू पता होने की वजह से, अभी आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स में तो मैडम ने ये बोला एफ एक्स इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू और रैंडमली चूज कर रही थी और वाई को कैलकुलेट कर रही थी, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए एरो है कि हम अल्फा की मदद से बी की वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं, बिकॉज आई नो द अल्फा वैल्यू एंड बेस्ड ऑन द अल्फा वैल्यू आई एम गोइंग टू लुक फॉर द बीटा वैल्यू। तो आई नो वैल्यू ऑफ अल्फा, देन लुकिंग फॉर व्हाट, लुकिंग फॉर बीटा, हमें बीटा की वैल्यू पता करनी है, बीटा की वैल्यू पता करनी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट नाउ आई हैव क्रिएटेड द टेबल, कि स्टूडेंट टेबल में क्या था, मुझे रोल नंबर पता था। आई मीन रोल नंबर अगर मुझे किसी ने बता दिया स्टूडेंट का, तो आई कैन रिट्रीव द नेम ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द क्लास ऑफ द स्टूडेंट। आई मीन करेक्टली मैं उस स्टूडेंट का नाम बता सकती हूँ, क्लास बता सकती हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया कि इफ आई नो द क्लास आई कैन नॉट शो द नेम ऑफ द करेक्ट स्टूडेंट। हम बता सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट आ गया। कि अगर ईसी की बात करें आपके ब्रांच में या सीएस की बात करें, तो करेंटली एक सेक्शन में 60 बच्चा होता है, तो अगर मैंने ईसी सेलेक्ट किया तो यानी कि 60 बच्चों के नाम वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, दोज हु आर स्टडिंग इन द सी ब्रांच। तो मैं किस बच्चे की बात कर रही थी ये मैं नहीं बता पाऊंगी, बट एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू देने पर अगर मुझे उसका ब्रांच पता चल जाए, तो मेरे लिए वो जो एट्रीब्यूट होगा वो काम करेगा की का। इस वजह से हम यहाँ पे अल्फा टेंस टू बीटा की अगर मैं बात करूं, तो अल्फा टेंस टू बीटा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अल्फा जो है डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर हम डिपेंडेंट नहीं बोलते बल्कि हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट है। और बीटा जो है हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है भाई, क्योंकि ये तो अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। वेन एवर यू नो द अल्फा देन ओनली यू कैन क्रिएट द, आई मीन यू कैन कैलकुलेट द बीटा। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्फा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इस टेबल की बात करूँ, तो हम यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाएंगे, हम यहाँ पर लेंगे कि हमारे पास रोल नंबर पता था, तो हम स्टूडेंट का नेम पता कर सकते हैं। अगर मुझे रोल नंबर पता है तो मैं स्टूडेंट का क्लास भी पता कर सकती हूँ। इवन अगर टेबल का साइज बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर पता है तो हम उसके घर का एड्रेस भी ढूंढ सकते हैं, अगर उस टेबल के अंदर स्टोर्ड है तो। इवन इफ यू नो द रोल नंबर यू कैन फाइंड आउट द फोन नंबर ऑल्सो। whatever data you have stored in your table, that you can find out one particular attribute, and that particular attribute is acting as a key. वो की का काम करेगा। आई मीन वो हमारा जो पूरा का पूरा डेटाबेस था वो एक ताला था, उस ताले को खोलने के लिए मुझे एक चाबी की जरूरत थी आउट ऑफ द सो मैनी एट्रीब्यूट्स। तो वन की इज एक्टिंग एज अ की। इवन एक से ज्यादा भी की हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर डेटाबेस। जैसे अगर मैं स्टूडेंट का
रोल नंबर के साथ उसका आधार नंबर, उसका पैन कार्ड भी स्टोर करूं, तो आप पैन कार्ड के नंबर के आधार पे भी उस स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इवन आधार नंबर के बेसिस पे भी ले सकते हैं। बट एक टेबल में, ये ध्यान रखिएगा, एक टेबल में केवल हम एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हैं, बाकी सारे के सारे ऑल्टरनेट की का काम करेंगे। आई विल डिस्कस अगेन द ऑल्टरनेट की ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है x टेंस टू y और यू कैन से अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में होता है। अब देखिए, अगर अल्फा टेंस टू बीटा है तो यहाँ पर थ्योरी है थोड़ी सी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प्स यू टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पर हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अल्फा डिटर्मिनेंट होगा और जो बीटा होगा डिपेंडेंट होगा। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बेस्ड ऑन द अल्फा वैल्यू ओनली यू आर कैलकुलेटिंग द बीटा हियर। ना इसकी कुछ खास बातें या कुछ कंस्ट्रेंट हैं अल्फा और बीटा की, कि यहाँ पर हम कैसे अल्फा वो करेंगे। इस टेबल को आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमने यहाँ पे ये ए की जगह ये अल्फा है और ये बीटा है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। अल्फा टेंस टू बीटा, आई मीन ये अल्फा टेबल है और ये बीटा है। आप देख सकते हैं कि ये अल्फा की वैल्यू है, एंड अल्फा की वैल्यू में सारा का सारा वैल्यू जो है यूनिक है, दैट इज अ 1 2 3 4 मैंने लिया, इट्स लाइक अ रोल नंबर। एंड बीटा इज हियर ABCD, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने दिखाई यहाँ पर, दैट इज F जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और यू कैन राइट हियर FD अल्फा टेंस टू बीटा, ये वैलिड है। हम इसे वैलिड कब बोलेंगे? जब यहाँ पर दो अल्फा की वैल्यू, सपोज करो ये अल्फा है, अगर यहाँ पर हम बोले कि इफ T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू द T2 ऑफ अल्फा। T1 यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसको हम बोलते हैं T1, आई मीन टेक्निकली जो रिकॉर्ड को हम टपल बोलते हैं, TUPLE। टपल का मतलब भी रिकॉर्ड होता है या रो होता है। इसी तरह से मैंने इसका नाम T2 दे रखा, T3 एंड T4 लाइक दैट, यहाँ पर टपल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टपल की। अगर मैंने फर्स्ट टपल उठाया तो मैंने यहाँ पर लिखा T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू द T2 ऑफ अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने T1 की बात करी तो ये यहाँ पर 1 है, और T2 ऑफ अल्फा जो है वो 2 है, आई मीन द सेकेंड रिकॉर्ड जो अल्फा की वैल्यू है वो 2 है। कैन आई से बोथ आर इक्वल? नो, इट इज नॉट इक्वल। देन अगर ये इक्वल नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि T1 ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू द T2 ऑफ बीटा, ये नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू द T2 ऑफ अल्फा, देन इनकी जो बीटा की वैल्यू है वो भी सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ये टेबल हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब यहाँ पे T1 अल्फा T2 अल्फा के बराबर नहीं है तो ऑब्वियस है कि उनकी बीटा की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। दैट मीन्स T1 ऑफ बीटा मस्ट बी नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वैलिड है। लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम कब कहेंगे, यहाँ बहुत सारे हैं। वैलिडिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वैलिडिटी की बात अगर हम करें यहाँ पर, ओके यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, आई विल टेल द अनदर हियर, आई विल मेक हियर द एग्जाम्पल कि ये कब हम कहेंगे, आई मीन दिस कंडीशन विच आई हैव रिटेन हियर, कि ये कैसे होगा। लेट्स टेक, यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा दो वैल्यू ले रखी है, ACD ले लिया मैंने, सेम ही टेबल ले लिया यहाँ पे। नाउ 1 2 3 4 मैंने ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो T1 है ये T1 है और ये T2 है। आप देखिए यहाँ पे T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू द T2 ऑफ अल्फा है। कैसे? आप देखो यहाँ पर जरा, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो ये A हो गया और A इक्वल, यानी ये दोनों रिकॉर्ड सेम है, अल्फा की वैल्यू सेम है। तो आप देखिए यहाँ पे बीटा क्या आ रहा है, यहाँ पे बीटा जो है, आई मीन T1 ऑफ बीटा, और इसी तरह से अगर ये है तो T2 ऑफ बीटा होगा। यानी बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है। जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास A है, तो यानी कि अगर मेरा इनपुट A है, अगर मेरा रोल नंबर 1 है तो उसका नाम भी तो A ही होगा। ये मतलब थोड़ी कि ये भी रोल नंबर 1 है, ये भी रोल नंबर 1 है, तो एक बार उसका नाम A है और दूसरी बार उसका नाम B। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई मीन ये एक वैलिड सिचुएशन नहीं हो सकती कि एक सिंगल पर्सन के दो नाम है। वो निकनेम की बात नहीं कर रहे, जो भी उसका नाम यहाँ पे यूज हो रहा है या क्लास है,
हम ये नहीं कह सकते कि रोल नंबर 1 जो है वो इसी ब्रांच में भी पढ़ रहा है और IT में भी पढ़ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू T2 ऑफ अल्फा है, इट मस्ट बी कि उसका जो बीटा वैल्यू है वो भी सेम आना चाहिए, बट यहाँ पर बीटा की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दैट मीन्स ये जो डेटा यहाँ पे गिवन है इट इज नॉट वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, इट इज नॉट वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। अब यहाँ C पे ये 3 जा रहा है, D पे 4 जा रहा है, देन इट इज ओके, लास्ट 2 वैल्यूज आर ओके बट फर्स्ट 2 वैल्यूज आर नॉट ओके। सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने, तो ये जो सिचुएशन है इट इज नॉट द वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट मीन्स F अल्फा टेंड्स टू बीटा विल नॉट होल्ड इन दिस केस, अगर ये डेटा आपका गिवन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम केस लें, सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिखा ABCD, ये हमारा अल्फा है और मैंने यहाँ पे बीटा लिया, यहाँ पे 1 1 1 ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि T1 नॉट इक्वल टू T2 नॉट इक्वल टू, आई मीन अल्फा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे T3 नॉट इक्वल टू T3 नॉट इक्वल टू T4, ये सारे इक्वल नहीं है। आप देखिए ABCD है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या जा रहा है, यहाँ पर ये सभी लोग किसकी वैल्यूज पे जा रहे हैं, आई मीन बीटा जो है इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, ये भी 1 है। इट कैन बी, आई मीन आप क्या कह सकते हो, अभी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके क्लास में रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जैसे मैं 3rd ईयर में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे अमन नाम के 3 बच्चे हैं, तो A का भी अमन नाम है, B का भी अमन नाम है, रोल नंबर 2 का भी अमन नाम है, और ये सिचुएशन हो सकती है, दैट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होने पर भी बीटा की वैल्यू सेम हो सकती है, तो ये FD वैलिड है, इन दैट केस इट इज अ वैलिड। यानी अल्फा तो डिफरेंट है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो मेरा रिपीट नहीं हो, क्योंकि इसे मैंने की बना रखा, अगर मैंने इसे की बना रखा तो ये वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, अगर ये वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है तो बीटा रिपीट हो सकता है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इवन बीटा सबका सेम भी हो सकता है, सबका नाम एक जैसा हो सकता है, लेकिन वहां आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो कि आप उसके रोल नंबर से पता कर सकते हो, ये जो हम अमन बोल रहे हैं फर्स्ट वाला रोल नंबर 1 है, सेकंड वाला रोल नंबर 2 है, दैट इज द रीजन AKTU प्रोवाइड द रोल नंबर टू एवरी स्टूडेंट, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके जहाँ पे रिपीटेड वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द सिचुएशन जहाँ पर आपकी वैलिड है, और तो आप देख सकते हो कि अगर अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है तो बीटा की वैल्यू सेम आ सकती, बट अल्फा की वैल्यू अगर सेम है तो बीटा की वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती, वो सेम होनी चाहिए अल्फा की ईच वैल्यू के लिए। तो दीज आर द सिचुएशन जब आप कह सकते हैं कि FD हमारी होल्ड करेगी और कब FD होल्ड नहीं करेगी। तो बेस्ड ऑन दैट आई विल शो वन एग्जाम्पल हियर कि आप इसे कैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो यहाँ पर हमने देखा, दैट इज अ FD जो अभी हमने देखा अल्फा टेंड्स टू बीटा, इसमें 2 बातें होती हैं। एक होता है कि आई मीन 2 तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, एक तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है और दूसरी है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है हमारी, कि अगर सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर लिखा A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू B टाइप का, या आप कह सकते हैं ओके लेट्स टेक एग्जाम्पल हियर AB टेंड्स टू, मान लीजिए मैंने A लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड मैंने लिखा तो A इज अ सबसेट ऑफ AB और नॉट। सबसेट का मतलब सभी ने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि दैट मीन्स दिस वन इज द पार्ट ऑफ AB। तो यहाँ पर अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँ, इफ आई टेल द रोल नंबर कॉमा नेम, सपोज आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए और रजिस्ट्रार को आपने बताया कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, जरा मेरा रोल नंबर बता दो, तो दैट विल बी लुक लाइक अ स्टूपिड थिंग। अरे आप खुद ही उसे बता रहे हो कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, जरा मुझे रोल नंबर बता दो, तो आपने कुछ वैलिड आंसर तो मिला नहीं, आई मीन एक जो आपको चाहिए, बट इट कैन होल्ड भाई कि आपने अपना रोल नंबर नेम बताया तो वो आपको फिर से रोल नंबर ही बता देगा। तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल यानी कि जो राइट वाला साइड है अगर वो लेफ्ट का सबसेट है तो इसे हम ट्रिवियल बोलते हैं, और ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बहुत रेयरली यूज करते हैं, यूजफुल है ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल भी क्या है कि सपोज अगर मैंने AB टेंड्स टू यहाँ पर C लिया, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देख के बोल सकते हैं कि C इज नॉट द सबसेट ऑफ AB।
अगर यहाँ पर C जो है AB का सबसेट नहीं, आई मीन राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट नहीं है, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रार टू रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड ही इज टेलिंग योर ब्रांच, तो हम ये कहेंगे कि यस यू आर गेटिंग समथिंग न्यू विच यू डोंट नो। आई मीन आपको स्टूडेंट का रोल नंबर पता था, नेम पता था, बट यू डोंट वांट टू, आपके पास उसका ब्रांच नहीं पता था कि वो इस कॉलेज में किस ब्रांच में पढ़ता है, तो वो आपको एक वैलिड आंसर दे रहा। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट यहाँ पे आपको कोई यूजफुल डेटा इसलिए नहीं मिला कि आप तो जो बता रहे हो वही आपको फिर वो रिप्लाई कर रहा है। तो ट्रिवियल में क्या है, जो आपको ऑलरेडी पता है वही मिलेगा। नॉन ट्रिवियल में यू आर गोइंग टू गेट समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, आई मीन विच यू डोंट नो दैट डेटा यू विल गेट। दैट टाइप्स ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। जस्ट अ मिनट, नोबडी हैज, तो नाउ दिस वन इज द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए जो आपके एग्जाम में आता है जनरली, अगर आप लोग एग्जाम देते हो गेट वगैरह का या किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि यहाँ पे देखिए एक टेबल गिवन है। जनरली जो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी या नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन करते हो ABCD लिखना आसान होता है, बट यहाँ A स्टैंड्स फॉर द रोल नंबर और B आप कह सकते हो नेम है, क्लास है, लाइक दैट। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो आप उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, A की जगह आप जो भी आप रखना चाहो। तो ये नहीं कि मैंने अगर ABCD पढ़ाया है तो आपको सिर्फ ABCD, रियल लाइफ में आपका ये नाम हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, क्लास हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, एनीथिंग। बट इसको लिखना और बोलना थोड़ा आसान होता है, इसलिए उसके सब्सटीट्यूट वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं। तो ना यहाँ पर अब हमें देखना 4 ऑप्शन गिवन है और पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड है। तो द फर्स्ट वन देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है A टेंड्स टू BC। A टेंड्स टू BC अगर गिवन है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें A की वैल्यूज पता है और विद द हेल्प ऑफ BC क्या हम रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं, आई मीन BC हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि A एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये इसकी वैल्यू सेम है, तो ये 3 जगह इसकी वैल्यू सेम है। अब हम BC की बात कर रहे हैं तो हम BC वाले पे जाएं तो देखिए 2 4 है, ये 24 है, यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे T1 ऑफ अल्फा, T3 ऑफ अल्फा, T4 ऑफ अल्फा इक्वल है, तीनों ही A हैं। आप T1 T2 T3 की बात करें, तीनों A हैं, तो इनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी तो आपने देखा, पहले वाला जो A है वो 24 पे जा रहा है, दूसरा वाला भी 24 पे ही जा रहा है, तीसरा भी 24 पे ही जा रहा है। तो देन अब बचा बीच में ये 2, ऑब्वियसली ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट वैल्यू है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 के लिए ये A4 पे जा रहा है। तो दिस मीन्स कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर अल्फा की वैल्यू सेम है तो बीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी अगर रोल नंबर 1 3 बार यहाँ रिपीट हो रहा है तो उसके जो नाम है वो तीनों बार सेम ही होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स A टेंड्स टू BC विल होल्ड प्रॉपरली, क्योंकि इसका चारों डेटा मैंने चेक किया, कहीं गड़बड़ नहीं है, 3 सेम है और एक डिफरेंट है, वो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट। तो दैट मीन्स A टेंड्स टू BC जो है यहाँ पर वैलिड है। नाउ चेक फॉर द नेक्स्ट वन, इसका सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं DE। अब देखिए D यहाँ पर क्या है, 5, 2 बार 5 है, 2 बार 6 है, दैट इज अ DE। DE टेंड्स टू C है, तो E की वैल्यू क्या है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे हम दोनों को मिला के लिखेंगे, यहाँ पे 5 3 53 53, DE की वैल्यूज मैं लिख रही हूँ, दैट इज अ 63 64। तो आप देख रहे हो यहाँ पे DE दोनों मिलके 53 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है C पे जा रहा है, दैट इज अ 4 4 4 4। ओके, दिस इज विल ऑल्सो होल्ड। क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि आप देखो मैंने अभी बताया था बीटा की वैल्यू सेम हो सकती है, यहाँ पे चारों जगह C की वैल्यू सेम है,
तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्यों सेटिस्फाई हो रही है? ये दो सेम थे तो दोनों पे सेम वैल्यू, ये दोनों डिफरेंट है फिर भी यहाँ पे मैंने कहा था ना सब एक साथ भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रोल नंबर डिफरेंट होने पे कैंडिडेट्स के नाम सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, आई मीन दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑल्सो वैलिड, दोनों वैलिड निकल आई। नाउ चेक फॉर द थर्ड वन, दैट इज अ C टेंड्स टू DE। अब C टेंड्स टू D, देखो यहाँ पे C क्या है, चारों बार यहाँ पे 4 है, आई मीन 4 टाइम्स 4 है। D का कॉम्बिनेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो दैट इज 53, 53 एंड 63, 64। आप देखिए यहाँ पे जब अल्फा की वैल्यू सेम है तो बीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पे चारों बार अल्फा सेम है, बट 2 बार तो सेम आ रहा है 53, 53, बट यहाँ 2 बार डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब इट इज नॉट करेक्ट, द थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, तो आपने देखा ये आ गया, ये नहीं आया। नाउ फोर्थ वन है यहाँ पर BC टेंड्स टू A। BC की वैल्यू यहाँ पे 24, A4, 24, 24, मैंने BC लिख लिया, मिला के लिखना होगा। नाउ A की वैल्यू क्या है, इसकी A है, देन इट इज अ 2, अगेन A एंड अगेन A। आप देखिए 24 पे इसकी वैल्यू A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे, बट A4 पे 2 है। दिस इज अ वैलिड, रीजन इज व्हाट, 24 3 टाइम्स था तो तीनों बार बीटा की वैल्यू आप देखिए सेम है, तो कोई इशू नहीं आया, इसका मतलब दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। तो ये 4 ऑप्शन में से यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है विच वन इज नॉट करेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट नहीं है, थर्ड ऑप्शन। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। अगर आपने ये पता कर ली तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर, क्योंकि आपकी पहले तो यही पता करना हो चाहिए ना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है वो राइट है कि रॉन्ग है, तो वो हमें पता करना आना चाहिए। ना अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया, तो अब हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि क्लोजर क्या है। ये उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस है जो कि मेरे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने सॉल्व कर रखे हैं। मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ, 2 घंटे में नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होता। नाउ द क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट। अब हम यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और मैं आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ क्लोजर क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं वापस रोल नंबर पे ही आ रही हूँ। एक एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए कि मतलब क्या है। इफ आई टेक डिफरेंट यू विल गेट कंफ्यूज। तो ना यहाँ पे क्या है कि रोल नंबर अगर मैंने लिया तो आपने देखा कि अगर मुझे रोल नंबर पता है उस टेबल में, तो मैं उस बच्चे का नाम बता सकते हैं, उसका क्लास बता सकते हैं, उसका फ़ोन बता सकते हैं, उसका एड्रेस बता सकते हैं। वॉट एवर द थिंग्स यू हैव स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर टेबल यू कैन गेट विद द हेल्प ऑफ द रोल नंबर। तो अगर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मदद से आप बाकी चीज़ों को निकाल सकें तो हम ये कहेंगे कि रोल नंबर इज एक्टिंग एज अ क्लोजर। और इस क्लोजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं प्लस सिंबल। अब देखिए इसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्लस ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द क्लोजर सेट ऑफ द रोल नंबर। क्लोजर सेट ऑफ द रोल नंबर अगर ये टोटल R को ही रिट्रीव कर ले, R यहाँ पे है, एक रिलेशन को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल से समझते हैं कि क्लोजर का मतलब क्या है। देन आई विल टेल द डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए R एक रिलेशन यानी टेबल का नाम है। जैसे हम बार बार स्टूडेंट टेबल को लेते हैं, R की जगह आप स्टूडेंट टेबल को इमेजिन कर सकते हैं। तो R के अंदर कितने एट्रीब्यूट है, ABCDEFG, दैट इज अ 3 3 6 7 एट्रीब्यूट्स है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट यहाँ पे कि A का हमने क्लोजर निकाला, तो A प्लस मैंने किया। अब A की मदद से हम A तो पता कर ही सकते, इफ यू नो द रोल नंबर यू कैन से यस आई नो द रोल नंबर। तो A की मदद से A तो लेके आएंगे, बाकी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो A ने किसको बुला लिया अपने पास, BC को, बिकॉज A टेंड्स टू BC, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज गिवन। तो यू कैन से A के साथ साथ आप BC की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अगर आपको A पता है तो आप BC बता सकते हैं ना। अब हमारे पास ABC 3 लोग जानकार यहाँ पर आ गए हैं, इनकी मदद से और हम क्या निकाल सकते हैं। तो ABC है, तो यानी देखिए नेक्स्ट क्या है, BC पता है तो वो DE को बुला लेगा, दैट इज ABCDE। D भी आ गया। अब हमारे पास D और E आ गया, तो नेक्स्ट अगर हमें D पता है तो हम F को बुला सकते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट क्या आ गया, ABCDEF। F एक नया मेंबर यहाँ ऐड हो गया। अगेन हमारे पास C और F है, देखिए यहाँ पे C यहाँ बैठा है, F यहाँ पर है, CF।
इस पूरी लिस्ट में अगर मुझे सी और एफ की वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्या रिट्रीव कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड देन नेक्स्ट जो आ गया जी। तो आप देख रहे हैं कि कितने एट्रीब्यूट्स थे आर में, ए बी सी डी ई एफ जी, और आप देखिए कि ए से चलना चालू किया मैंने और फाइनली मैं पूरी टेबल को ही फाइंड आउट कर लिया। दैट मीन्स ए की मदद से आपने कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर लिया। इफ समबडी से द रोल नंबर, आप उसका पूरा का पूरा उस स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल उस एक्स आदमी को आप बता सकते हो कि भाई तुमने मुझे रोल नंबर बताया तो मैं तुम्हें नाम, उसका क्लास, सेक्शन, एवरीथिंग आई विल टेल। तो जब आप उसको सब कुछ बता दे रहे हो, दैट मीन्स आर के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट वैल्यू, देन दिस ए इज एक्टिंग एज अ क्लोजर सेट ऑफ द आर। दैट मीन्स यहाँ पर ए को हमने क्लोजर निकाला और वो कंप्लीट आर आ गया। और जब वो कंप्लीट आर आ गया तो हम ऐसे की को क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं भैया तुम सुपर की हो। I mean, तुम तो सुपरमैन हो जिसकी मदद से अगर मुझे पता है तो मैं बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ए जो है एक सुपर की होगा और यू कैन से सुपर की, साथ ही साथ मैं इसे यहाँ पे कैंडिडेट की भी बोलूंगी। आई विल टेल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट की एंड सुपर की, बट अभी यहाँ पे आप समझिए कि हमारा ये जो है ये कैंडिडेट की है, एज वेल एज आप इसे सुपर की भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया कि एक चीज पता होने से बाकी सबको वो रिट्रीव कर लिया डेटा ना। क्या ऐसा और भी अदर कैंडिडेट है यहाँ पर जिसकी मदद से हम पूरे आर को रिट्रीव कर सके, आई मीन कंप्लीट आर की इंफॉर्मेशन हम निकाल सके? तो हम यहाँ पर देखेंगे इज देयर एनी अदर एट्रीब्यूट विच इज एबल टू रिट्रीव कंप्लीट आर और नॉट। तो सबसे पहले थोड़ा हम यहाँ पर क्लोजर की डेफिनेशन देख लेते हैं। The set of all those attributes which can be functionally determined from an attribute set is called the closure of the attribute set। जो मैंने अभी बताया A जो है यहाँ पर क्लोजर का काम करेगा, क्योंकि A की मदद से आपने बाकी सबकी वैल्यूज निकाल लिए और इसे प्लस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पर ले लिया, चलिए कोई और एट्रीब्यूट उठा लीजिए। यहाँ पर सपोज अगर मैंने यहाँ पर BC ले लिया, चलिए BC का प्लस निकालते हैं। तो BC का अगर मैंने प्लस निकाला तो BC को तो लेके आएगा, साथ में वो उसने DE को बुला लिया क्योंकि उसके पास DE आ गया। जब D आ गया तो फिर F भी आ गया, और F आ गया तो C और F मिलके किसे बुला लिए, G को बुला लिए। ये G तो बुला लिया, बट अब आप देखिए BC की मदद से पर हम A नहीं बुला सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, हम वापस A के पास नहीं, क्योंकि A जो है राइट साइड में बैठा ही नहीं है, राइट साइड में नहीं है तो हम उसे नहीं निकाल पा रहे। यानी कि BC से हमारे को क्या क्या पता चल सकता है, BC D E F G है, बट एक ऐसा एट्रीब्यूट छूट गया, दैट इज A रह गया। A को हम नहीं निकाल सकते। तो आप कह सकते हैं कि BC जो है यहाँ पर उसका क्लोजर तो ये है, बट इस क्लोजर में R नहीं है। R का मतलब है कि सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मिल पाए। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि BC इज अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वही बन सकता है जो R को लेके आता है। अगर R नहीं लेके आ पाया तो वो कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा, ना ही वो कैंडिडेट की बन पाएगा, ना ही वो सुपर की बन पाएगा। सुपर की या कैंडिडेट की बात एक ही है, कैंडिडेट की का सुपर सेट ही सुपर की बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि A को हम नहीं फाइंड आउट कर पाए थे, विद द हेल्प ऑफ BC से चलना चालू किया तो हमें A नहीं मिला, और A नहीं मिला तो R कंप्लीट नहीं हुआ। आई मीन R एक टेबल है, उस टेबल से एक एट्रीब्यूट ऐसा है जिसको हम नहीं फाइंड आउट कर पाए। तो BC इज अ क्लोजर, आई मीन BC का क्लोजर तो है, बट BC को आप कैंडिडेट की नहीं बोल सकते। कैंडिडेट की बोलने के लिए मुझे R मिलना जरूरी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर कि विद द हेल्प ऑफ द क्लोजर ओनली यू कैन कैलकुलेट द कैंडिडेट की और सुपर की। तो ये था क्लोजर का कॉन्सेप्ट कि क्लोजर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं कीज क्या होती है। अब यहाँ पे ही मैं आपको सारी डेफिनेशन समझा देती हूँ एक एक करके, क्योंकि आपको क्लोजर मैंने बता दिया। तो की का मतलब क्या है, हमारे पास ताला था। ताला क्या है, हमारा जो डेटाबेस है, आई मीन जो आपका लॉक है वो कंप्लीट डेटाबेस है। इस डेटाबेस को खोलना बहुत जरूरी है। खोलने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे टियर किया और डेटा को लेके निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जो डेटा लाना है वो वैलिड होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। हमने देखा उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं।
तो की यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हमें पता है तो हम उसकी मदद से बाकी सारी वैल्यूज को अगर हम रिट्रीव कर पाएं तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो होगा मेरे लिए की का काम करेगा। तो की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, आई मीन वो सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, आई मीन केवल ए भी हो सकता था, बीसी भी हो सकता था, डीई भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि केवल हमेशा ए ही रहेगा, रोल नंबर ही है। 2 या 3 लोगों के कॉम्बिनेशन को मिला के भी हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वो भी एक की होगा। तो की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और टपल इन अ रिलेशन और टेबल। जैसे आपने देखा रोल नंबर अकेला इतना पावरफुल था कि वो यूनिकली पूरे डेटा को रिट्रीव कर सकता था। इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी इतना पावरफुल है कि एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है उस टेबल से, आई मीन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जिसकी हमें एम्प्लॉय आईडी पता है। तो की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट बाय विच वी कैन रिट्रीव अदर एट्रीब्यूट वैल्यूज। एक लाइन की डेफिनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की मदद से अगर हम बाकी सब की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी मदद से हमने निकाला है वो कहलाएगा की। दैट मीन्स हमें उस ताले की चाबी मिल गई है। कई बार आपने देखा है कि आपने एक लॉक खरीदा, आजकल मल्टी लॉक का सिस्टम आ गया है। दैट मीन्स एक ताला, उसकी डुप्लीकेट चाबीज बहुत सारी होती, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4। तो आप देखते हो कि एक डेटाबेस है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो चाबी का काम कर सकते हैं। लाइक अ स्टूडेंट टेबल में उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका पैन नंबर हो सकता है, उसका आधार भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे डेटा ऐसे हैं जो यूनिक वैल्यूज को रखते हैं, और जहाँ पर यूनिक डेटा है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाबी की तरह। तो आप ये कह सकते हो कि एक डेटाबेस में कई सारी चाबियां हो सकती हैं, बट उस चाबियों में से, आई मीन एक की में से हम किसी एक को प्राइमरी की बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बस माइंड में आप स्टूडेंट टेबल को बिठा लो तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे की का कॉन्सेप्ट पता चल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि अब हम ये जो की मिली है वो की क्या है, सुपर की है, फॉरेन की है, प्राइमरी की है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं ना तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज अ प्राइमरी की और फॉरेन की। बाकी जितनी कहानियां हम यहाँ पढ़ेंगे ना वो केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है वहाँ जवाब देना भी जरूरी है। प्रैक्टिकली आई विल यूज ओनली 2 की, दैट इज अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसके अलावा मैं कुछ नहीं यूज करूंगी, है ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं है प्रैक्टिकल में। बट कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट में हम सुपर किसे बोलते हैं, क्या किसे बोलते हैं, वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सुपर की क्या, इफ द क्लोजर रिजल्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन देन दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द सुपर की। और यू कैन से सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो हम सुपर की को अगर डिफाइन करना चाहें, द क्लोजर ऑफ सुपर की इज द एंटायर रिलेशन। जैसे अभी पीछे मैंने ए का क्लोजर निकाला था तो मुझे आर मिल गया था, तो मैंने कहा था ए जो है एक सुपरमैन की तरह काम कर रहा है, दैट इज अ सुपर की। पर ये जो सुपर की है वो एक्चुअली कैंडिडेट की भी हो सकता है। अब देखते हैं कैंडिडेट की क्या है। सपोज करो अगर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, यहाँ पर मैंने निकाला ए का क्लोजर, वो भी आर को लेके आ गया। इसी तरह से मैंने निकाला ए बी का क्लोजर और वो भी आर को लेके आ गया। देन अगेन मैंने निकाला ए बी सी का क्लोजर और वो भी आर को ले गया। आई मीन प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले लीजिए जो मैंने अभी सॉल्व किया था। तो आपने देखा कि मैंने वहाँ पे एक ही कैलकुलेट किया था। सपोज मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों को लेके कैलकुलेट किया और मैंने देखा कि ये जो 3 चीज़ें मैंने ली, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने ए प्लस, ए बी प्लस एंड ए बी सी प्लस लिया मैंने। अब मैंने कहा भाई तुम भी सुपर की हो क्योंकि तुम आर को लेके आए हो, तुम भी सुपर की हो क्योंकि ये भी आर को बुला के लाया है, और ये भी सुपर की है। क्यों? वो सारे लोग सुपर की का काम करेंगे या सुपरमैन बन जाएंगे जो आर को बुलाएंगे। आर का मतलब द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द टेबल, आई मीन ऑल द एट्रीब्यूट्स विच यू कैन गेट फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स, दैट इज नथिंग बट द आर। तो यहाँ पे वो सारे लोग सुपर की बन जाएंगे।
अभी मैंने बोला की का मतलब है जिससे हम एंटायर रिकॉर्ड को रिट्रीव कर पाए, वो की है। लेकिन वही की कब सुपर की बनती है, जब वो आर के पास पहुंच जाए, दैट मीन्स आर हम कैलकुलेट कर पाए। तो ये सारे सुपर की हैं, अभी मैंने बोला सुपर की है, बट ये 3 सुपर की में से कोई एक यहाँ पर कैंडिडेट की काम करेगा नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर कि एक कोई काम करेगा, बट इसमें एक ही होगा। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर जब मैंने बोला भाई तुम ए बी सी जो है मुझे बड़ा सा दिखा रहे, इन तीनों की मदद से अगर मुझे एक आर मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई 3 लोगों के इन्फॉर्मेशन आपने दी रजिस्ट्रार को, रोल नंबर बताया, उसका नाम बताया, उसका सेक्शन बताया, तो उसने आपको उसका एड्रेस बता दिया। तो कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं, तो आपने उसको 3 इन्फॉर्मेशन दी और उसने आपको ठीक है उसका बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। बट आपने देखा एक स्टूडेंट गया रजिस्ट्रार को, एक ने जाके ये 3 चीजें बताई, दूसरा जाके बोला आई नो द रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, कैन यू टेल मी द अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। रजिस्ट्रार ने बोला यस आई कैन, आपको इस वाले डेटा से भी वो आर मिल गया। देन अगेन एक तीसरा स्टूडेंट गया और रजिस्ट्रार को बोला आई नो ओनली द रोल नंबर, कुड यू गिव मी द इन्फॉर्मेशन, तो वो बोला यस आई कैन गिव इफ यू हैव द रोल नंबर। तो आपको देखा कि आपने आप तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा काम तीसरे स्टूडेंट ने किया कि भाई मैं तो केवल रोल नंबर बताऊंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। तो इफ आई से हियर कि अगर ए बी सी मैंने लिया और इसका कोई सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट आया उसने 2 ही चीज बताया, तो आई कैन से हियर ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी जो है वो ए बी सी का सबसेट है। जब मुझे एक सबसेट मिल गया तो हम ये नहीं कहेंगे ए बी सी सुपर की तो है, ए बी सी जो है सुपर की तो है क्योंकि उसकी मदद से आपने आर लाया, तो हम कहेंगे भाई तुम सुपर हो। बट अगर ए बी सी से छोटा कोई हमारे पास डेटा है और वो भी वही काम कर रहा है जो ए बी सी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ए बी सी जो है वो कैंडिडेट की होगा। सुपर की तो है ए बी, लेकिन यहाँ पर वो कैंडिडेट की बन जाएगा अगर ये 2 लोग ही हैं तब। बट अगर अब हम फिर से चेक करेंगे भाई ए बी से भी कोई छोटा है क्या, तो हमने देखा यस ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब अगर ए की मदद से अगर हम डेटा निकाल पा रहे तो हम ए बी क्यों बताएंगे रजिस्ट्रार को, हम केवल ए बता देंगे। तो अगर यहाँ पर कोई और भी उससे छोटा आदमी एग्जिस्ट कर रहा है या एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम ये कहेंगे कि ए बी जो है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में वो कैंडिडेट की इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए बी से छोटा भी एक बंदा मिल गया जिसकी मदद से हम आर को ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए को बोलेंगे कैंडिडेट की, ए को बोलेंगे कैंडिडेट की, पर ए बी या ए बी सी को कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे। बल्कि ये तीनों क्या है, ये तीनों सुपर की तो हैं, ए बी है ए बी है ए बी सी है, ये तीनों सुपर की हो सकते हैं, बट कैंडिडेट की इन तीनों में से केवल एक होगा। तो इससे डेफिनेशन क्या निकली, द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नथिंग बट द कैंडिडेट की। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर की, यानी कि अगर आपने सुपर की फाइंड आउट कर ली है तो उसमें जो सबसे कम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लेके बैठा है, जिसमें कम से कम इंफॉर्मेशन है, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द कैंडिडेट की। अब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि ये है कैंडिडेट की। तो सुपर की क्या है, आप कह सकते हो उल्टी बात अगर मैं बोलूं, कुछ लोग उल्टा भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि ए का सुपर सेट क्या है। भाई सुपर सेट का मतलब कुछ ऐसे लिखा जाता है, ए का सुपर सेट ऐसे होगा, ए बी है, यानी ए बी एक बड़ा क्लास है तो ये इसका सुपर है, आई मीन ये इसका बड़ा भाई है, तो ए का बड़ा भाई ए बी है। पर ये कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि ए की मदद से आपने निकाल लिया है डेटा, तो ए कैंडिडेट की है, बट ए बी सुपर होगा क्योंकि ये उससे बड़ी क्लास में पढ़ रहा है, कह लीजिए। इसी तरह से ए का जो ए बी का सुपर सेट है वो ए बी सी है, यानी उससे सुपर क्लास है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर की होती है, ये जो आपकी कैंडिडेट की है वो भी सुपर की है, लेकिन दिस सुपर की इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की। तो आउट ऑफ दीज 3 ओनली ए इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की। तो इस क्वेश्चन में अगर हमने देखा, जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया था, इसमें केवल ए ही कैंडिडेट की होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर ए कैंडिडेट की है तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है भैया प्राइमरी की क्या है, जिसकी मैं कई दिनों से बात कर रही हूँ। आई मीन परसों भी मैंने बोला प्राइमरी की क्या है। ये जो आपने यहाँ पे कैंडिडेट की कैलकुलेट करी है ना, यही एक्चुअली प्राइमरी की है। कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बता रही हूं मैं, एक सेकेंड।
अब देखिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में केवल एक ही यहाँ पर कैंडिडेट की निकला, दैट इज ए, केवल एक कैंडिडेट की था और उसकी हम उसी को मैंने कहा तुम प्राइमरी की बन गए, क्योंकि सबसे पावरफुल यहाँ पे जो एट्रीब्यूट था वो ए था जिसकी मदद से हम पूरा डेटा रिट्रीव कर पा रहे थे, यही कैंडिडेट की। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम उस टेबल में कैंडिडेट की फाइंड आउट करें। अगर केवल एक कैंडिडेट की है तो हम उसी को प्राइमरी की बना देते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है, यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करता है। यूनिक आई मीन उस रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं उसे वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो सक्षम है। आई मीन यू कैन गेट एंटायर डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिक, आई मीन वन रोल नंबर 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 हो सकता, 5 हो सकता, पर रिपीट नहीं होगा। दैट इज कैंडिडेट की ऑलवेज हैव द यूनिक वैल्यूज। जबकि प्राइमरी की एक बात और ऐड कर देता है, प्राइमरी की कहता है जी यूनिक तो रहोगे ही रहोगे, साथ में अगर यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट आया और यूनिवर्सिटी ने उसको रोल नंबर नहीं दिया है तो आप डेटाबेस में उसे एंटर नहीं कर सकते जब तक कि उस बच्चे को रोल नंबर नहीं मिलेगा, मैं अपने पास वो डेटा नहीं एंटर करूंगा। दैट मीन्स अगर आपने टेबल पे प्राइमरी की लगा दिया तो प्राइमरी की कहने का मतलब हो गया जी यूनिक प्लस नॉट नल कंस्ट्रेंट लेके बैठ जाता है वो। तो कैंडिडेट की केवल यूनिक होता है, उसमें नॉट नल वाली कंस्ट्रेंट नहीं होती। दैट मीन्स वहां पर नल वैल्यू भी आप डाल सकते हो। यूनिक तो है, सपोज करो रोल नंबर नहीं मिला, आपने कहा ठीक है जी 2 दिन बाद आ जाएगा, तब तक मैं आपका रोल नंबर ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे डेटा एंटर कर दे रहा हूँ। पर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं और अगर मैंने वहाँ वैलिडेशंस लगा दिया है कि भैया ये वाली कॉलम जो है खाली नहीं रह सकती है, तो आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते इफ यू पुट हियर द पीके। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट टेबल जो कॉलेज में बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, रोल नंबर कभी भी खाली नहीं रहता, बट किसी किसी बच्चे का पैन नंबर या आधार नंबर नहीं रहता तो वो वाला सेल खाली पड़ा रहता, क्योंकि वहां पे उन्होंने उसे प्राइमरी की नहीं बनाया बल्कि उसे कैंडिडेट की बनाया, और वही कैंडिडेट की जो है ऑल्टरनेट की कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बातें आती हैं कैंडिडेट की के साथ। लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था, तो नाउ आई एम टेलिंग हियर कि कैंडिडेट की जब आपने कैलकुलेट करी तो कैंडिडेट की जो खास बात है वो होती है वो यूनिक होता है। अब यही कैंडिडेट की प्राइमरी की बन जाता है। प्राइमरी की जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक प्लस नॉट नल होगा। दैट मीन्स ये एक और कंडीशन लगा के बैठ जाता है कि भाई अगर मैं यूनिक हूं तो साथ में मेरे अंदर कुछ डेटा डालना, वो भी यूनिक डेटा ही डालना, खाली मत छोड़ना। जबकि कैंडिडेट की कहता है ठीक है मैं यूनिक तो हूं, अगर आपके पास अभी करेंटली डेटा नहीं तो आप मुझे खाली छोड़ सकते हो, बाद में डाल देना। नाउ सपोज करो एक टेबल के अंदर, अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज करिए वहां पर एक कैंडिडेट की ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, आउट ऑफ दीज 3 कैंडिडेट की, ये तीनों कैंडिडेट की है, आउट ऑफ दीज 3 कैंडिडेट की डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सपोज आई एम टीचिंग यू, तो आपके क्लास में अभी मान लीजिए 180 बच्चे इस समय ज्वाइन है, अगर मैंने चाहा कि मैं 3 को एज अ CR बनाना चाहती हूँ, आई मीन क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती हूँ, तो 3 स्टूडेंट मैंने रेंडमली चूज कर लिए और मैंने ABC उनको नाम दे दिया। बट मैं चाह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट आउट ऑफ दीज 3 ओनली 1 पर्सन, मैं तीनों से बात नहीं करूंगी, मैं किसी एक को जिससे मुझे कम्युनिकेट करना है केवल मैं उसी से बात करूंगी। तो क्या किया, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आई मीन मेरे पास पावर है कि मैं इन तीनों में से किसी एक से बात करूंगी एट ए टाइम। तो मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने बी को ही चूज कर लिया, तो मैंने कहा ठीक है बी को मैंने प्राइमरी की बना दिया, आई मीन आई विल टॉक टू द बी एंड बी जो है ए और सी से बात करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 3 कैंडिडेट की आपने उस टेबल में कैलकुलेट करी और उन 3 में से आपने किसी एक को चूज करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखो ऐसे नहीं कि किसी को भी चलते फिरते बना दिया, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि विच वन इज सुटेबल। जैसे अभी मैं देखूँ यस तीनों में बच्चा टॉकेटिव कौन है, कौन थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में इजी है, अवेलेबल है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बी को चूज कर लिया। द सेम वे आपके पास 3 ऑप्शन है ABC, तो आप यहाँ पर देखोगे कि किसको प्राइमरी की बनाने से फायदा है। जैसे रोल नंबर, आधार और पैन कार्ड में मुझे लगा कि कॉलेज में जो हम कंस्ट्रेंट होगा, रोल नंबर तो हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो बेटर है कि इसको पीके बनाया जाए। बी एंड सी तो किसी थर्ड पार्टी की मतलब अलॉट हो रहा है, गवर्नमेंट उसे अलॉट कर रही है, स्टूडेंट उसे अप्लाई करेगा। सपोज किसी के पास आधार नहीं है, बोलेगा मैडम मैंने अप्लाई कर दिया है
कल परसों तक आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो आप डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर। तो आप आधार और पैन को बनाना बेवकूफ़ी होगा कि वहां पे मैं उस टेबल पे उसे प्राइमरी की बनाऊं। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपना एक रोल नंबर क्रिएट करता है, अपना एक एम्प्लॉय नंबर, या कंपनी में जाओगे तो एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट होती है, तो वो उसको देगा जो वो खुद जनरेट कर रहा है, तो उसको प्राइमरी की बना लेगा। और एक टेबल पे केवल किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हो, एक से ज्यादा नहीं बना सकते हो। हाँ, कंपोजिट जरूर बना सकते हो। सपोज करो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ए और बी दोनों को मिला के बनाना है, तो आप ए और बी को ग्रुप करके डिफाइन एक ही बार करोगे। आई मीन जो टेबल में डिफाइन करोगे, वर्ड जो यूज होगा पी के एक ही बार यूज होगा, एक से ज्यादा बार नहीं। लेकिन आप कंपोजिट काम कर सकते हो, दैट मीन्स एक से ज्यादा लोगों को कंबाइन किया और बोला तुम दोनों प्राइमरी की बन जाओ, ठीक, तो वो बन सकता है। लेकिन हम केवल एक बार में एक ही प्राइमरी की बनाते हैं एक टेबल में। अब आया कि यहाँ पे 3 कैंडिडेट की थे, तो मैंने ए को चूज कर लिया, भैया तुम पीके बन गए। तो बी और सी जो कैंडिडेट की थे, इसको इस रिस्पेक्ट में हम कहेंगे ऑल्टरनेट की है। ऑल्टरनेट की है, ऑल्टरनेट की आप ये भी कैंडिडेट की ही है। तो आपने देखा कि कैंडिडेट की या तो पीके बन सकता है या फिर ऑल्टरनेट। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था मुझसे कि ऑल्टरनेट की क्या है, तो ऑल्टरनेट की यही है कि वो भी एक कैंडिडेट की है। भाई 3 में से एक को आपने पीके बना लिया, दैट मीन्स तुम जो है यूनिक प्लस नॉट नल हो। बट ये ऑल्टरनेट की के साथ कंस्ट्रेंट नहीं है, वो क्या है, वो केवल यूनिक हो सकता है, नॉट नल उस पर नहीं लगेगा। दैट मीन्स आधार पैन नंबर आप बाद में भी एंटर कर सकते हो। करेंटली जब आप डेटाबेस एंटर कर रहे हो, डेटा एंट्री कर रहे हो, तो कंपलसरी नहीं है। इफ यू हैव यू कैन एंटर, इफ यू नॉट हैव तो आप बाद में कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल्टरनेट की। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब यहाँ पर लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मुझसे कुछ सैरोगेट की भी पूछी थी कि सैरोगेट की क्या है। जितनी भी की मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ, बट प्रैक्टिकली जब आप एसक्यूएल में यूज़ करेंगे आप ध्यान रखना केवल पीके और एफके चलेंगे। अभी एफके तक मैं पहुँची नहीं हूँ, एफके बताऊँगी। नाउ सैरोगेट की क्या है। सैरोगेट की इज़ नथिंग बट एक्चुअली यूनिक की ही होती है। जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो पीके देखते हैं, यूनिक देखते हैं। यूनिक भी एक कंस्ट्रेंट है, नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है वैलिडेशन, अगर शुद्ध हिंदी में बात करूं मैं तो कंस्ट्रेंट जो हम अप्लाई करते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें लगानी है। नाउ चेक कंस्ट्रेंट भी होता है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। अब हम यूनिक अलग से पीके अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब है वो यूनिक प्लस नॉट नल दोनों है। आप किसी किसी पे केवल यूनिक भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज करो नाम के लिए डाल दिया, तो नाम पे तो यूनिक अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि भैया नाम तो रिपीट भी होता है। तो हाँ, आप यहाँ पे नाम के लिए नहीं, हाँ पैन नंबर आधार पे ज़रूर आप डाल सकते हो क्योंकि वहाँ प्राइमरी की नहीं लगा रहे तो आप यूनिक कीवर्ड लगाओगे। इवन आप मोबाइल नंबर पे भी लगा सकते हो क्योंकि मोबाइल नंबर भी सबका यूनिक होता है। एक मोबाइल नंबर 2 बच्चों को नहीं देता ना, जो भी अलॉटमेंट करता है। वेंडर जो है एक मोबाइल नंबर 2 या 4 लोगों को असाइन नहीं करता, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा किसके पास क्या है। तो यूनिक कीवर्ड होता है। अब यहाँ पर यूनिक के बेसिस पे हम कह सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि आपका कैंडिडेट की कभी प्राइमरी की बन जाता है, कभी ऑल्टरनेट की बन जाता है। इसी तरह से जो आपका यूनिक कीवर्ड है वो कभी आगे चल के सैरोगेट की भी बन जाएगा। कब बनेगा, सपोज करो ओके आप जब एडमिशन लेते हो कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी आपको एक रोल नंबर देती है। ऐसा होता है कभी आपका माइंड चेंज आए कि नहीं ये जो रोल नंबर यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए लकी नहीं है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज में बात कर लेता हूँ मेरा रोल नंबर बदल दो। तो कॉलेज आपसे क्या कहेगा, भाई ये मैंने थोड़ी दिया, ये तो यूनिवर्सिटी ने आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस रोल नंबर, अपना एडमिशन विड्रॉ करो और फिर से जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर से एक नया फॉर्म भरो, देन यू विल गेट द न्यू रोल नंबर। क्योंकि जो सीक्वेंस चल रहा था उसमें ऑलरेडी ये मान लीजिए 101 आपको मिल चुका है, उसके बाद 10 स्टूडेंट ने और यहाँ पे एडमिशन ले लिया, उनको 11 तक खत्म हो गया। तो बोलेगा इफ़ यू वांट टू चेंज देयर इज़ अ नो ऑप्शन कि आप अपना रोल नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका यूनिवर्सिटी में वो बदल सके। तो क्योंकि वो तो आपको यूनिक की एक दे दिया उसने यूनिक नंबर, तो इफ़ यू वांट टू चेंज दैट वैल्यू तो बोलेगा भाई ये पॉसिबल नहीं है।
हाँ, एक काम कर सकते हो, इसे आप एक काम करो, एडमिशन विड्रॉ करो, फिर से जाके काउंटर पे फीस भरो दोबारा, और एक नया तुम्हें रोल नंबर मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए लकी होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप जाके उस नंबर को बदल सकते हो। आई मीन क्या करोगे, आपने सरेंडर कर दिया, सबमिट कर दिया, तो वो नंबर जो है डिस्ट्रॉय हो गया, और जब आपने दूसरी बार ट्राई किया तो आपको एक नया नंबर मिल गया। आई मीन आपने एडमिशन लिया तो फिर आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर है, तो आपने देखा कि पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर, अगर आप अपडेट करना चाहो रोल नंबर को तो आप अपडेट नहीं कर सकते। देयर इज अ नो वे टू अपडेट द रोल नंबर। वंस द कॉलेज अलॉटेड टू यू, यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट। केवल एक ही तरीका कि मैं उसे ड्रॉप करूं और फिर से नया ले लूं। अब सपोज दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूं फ़ोन नंबर, क्योंकि मैंने अभी बोला कि फ़ोन नंबर भी एक यूनिक ही होता है। हर एक आदमी आज की डेट में 2-2, 3-3 फ़ोन नंबर रखता है, 2-2, 3-3 वेंडर्स का, आई मीन अलग अलग प्रोवाइडर्स का रखता है। तो अगर अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि सपोज करो आपने स्टूडेंट टेबल में अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर भी भरा है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने मान लीजिए 9376 कुछ रोल नंबर फ़ोन नंबर डाल दिया। ठीक, आपने हो सकता है आपका फ़ोन नंबर खो गया हो, जो फ़ोन था आपका वो खो गया, और आपने एक नया नंबर खरीद लिया है। तो आई मीन ये रोल नंबर 1 का जो फ़ोन नंबर था वो ये था। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक यूनिक आपने यहाँ पे कंस्टेंट लगाया है कि अगर एक फ़ोन नंबर एक बच्चे को अलॉटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, आई मीन जो भी प्रोवाइडर के द्वारा, तो वो दूसरा बच्चा तो यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपके नाम के सामने यहाँ पे ये फ़ोन नंबर है, और अगर आपको लग रहा नहीं है मेरा ये मिसप्लेस हो गया, खो गया, या मेरे को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, दूसरा जाके बाहर से सिम खरीदा और आप कॉलेज में आओगे और रजिस्ट्रार को बोलोगे भाई मेरा फ़ोन नंबर अपडेट कर दो, अब बदल गया है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका वो फ़ोन नंबर अपडेट हो जाए, आप जो नया नंबर उसे प्रोवाइड करोगे वो अपडेट हो जाओगे। तो यहाँ पर जो यूनिक की है दैट इज कॉल्ड द सैरोगेट की। तो सैरोगेट की में क्या होगा कि देयर इज अ ऑप्शन टू अपडेट द डेटा, बट इन यूनिक अगर आपने यहाँ पे डाल रखा है देन देयर इज अ नो ऑप्शन टू अपडेट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या है, जैसे कैंडिडेट की बिकम्स द प्राइमरी की एंड और यू कैन से ऑल्टरनेट की भी बन सकता था। इसी तरह से यूनिक की या तो आपकी सैरोगेट की होगी, या वो यूनिक है ही जहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपडेट नहीं कर सकते। जहाँ हम अपडेट कर सकते हैं यूनिक की को उसे हम बोलते हैं सैरोगेट की, और जहाँ पर नहीं कर सकते ऑब्वियस ही बात है वो यूनिक ही रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट आता है एफ के। इसे बेटर वे में मैं आपको प्रैक्टिकली में ही समझा पाऊंगी जब टेबल क्रिएट करूंगी, बट यहाँ फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे सपोज ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये नेम है, और मैंने यहाँ पे CID लिखा है, मतलब है CID वो वाला CID नहीं, आई मीन कॉलेज ID है, और दूसरी एक टेबल मैंने ले ली यहाँ पर CID एंड कॉलेज का नाम दैट इज अ C नेम। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए कॉलेज की जो ID है 192, 193, ऐसे बहुत सारे कॉलेज होंगे, 194 मान लीजिए ये आपका GL बजाज है, यहाँ पे ये ABS है एंड कुछ भी ITS है, ये सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे स्टोर्ड हैं। अब यहाँ पे ये रोल नंबर 1, 2, 3 है और ये ABC है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका 192, ना यहाँ पे 193, कुछ भी डाल दीजिए 192, ये स्टूडेंट भी 192 में पढ़ रहा है। तो अब आप यहाँ पे ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैंने ये सारा मिला देता है, यहीं पे मिला देते, अगर मैं इसको एक सिंगल टेबल बनाती तो नाम भी रखते, अननेसेसरी यहाँ GL बजाज बार बार रिपीट हो रहा होता या ABS बार बार रिपीट हो रहा था। लुक थिंक अबाउट दैट कि टेबल कितनी बड़ी हो जाती। तो ओके, आई विल शो दिस, आई थिंक आई हैव दिस पिक्चर, I can show this. सी दिस टेबल यहाँ पर मैंने बना रखा है। यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, आप देखो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे फीस है, कॉलेज कोड है, कॉलेज का नाम है, कॉलेज का एड्रेस है, मैंने सिंगल टेबल में ही रखा है। आप इतना सा पार्ट देखो जो कॉलेज वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो कॉलेज का नाम, और ये हर स्टूडेंट के सामने बार बार अननेसेसरी यहाँ डेटा रिडंडेंसी हो रही। रिडंडेंसी का मतलब रिपीटिशन ऑफ द डेटा। तो एक अच्छा डेटाबेस डिजाइनर होगा वो डेटा को बचाएगा। डेटा बचाने का मतलब है स्पेस की सेविंग करेगा।
अगर आप अननेसेसरी हर स्टूडेंट के साथ इतना डेटा भर भर के रिपीट कर रहे हो तो आपका हार्ड डिस्क जो है 1-2 दिन के अंदर ही भर जाएगा। क्योंकि का बच्चा कितना होगा, लाखों में बच्चा होगा। अगर हर बच्चे के नाम के सामने ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक ही टेबल में रखते जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, वो भी रिपीटेड डेटे का। तो ये बेकार होता है, हमारे लिए गार्बेज की तरह काम करता है। तो एक अच्छा डेटाबेस डिजाइनर वो होता है जो बड़ी से बड़ी टेबल को छोटा कर दे तोड़ के, और उसमें से रिपीटेशन वाली वैल्यूज को रिमूव करे। एंड दैट रिमूवल ऑफ द रिपीटेशन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली। अब नॉर्मलाइजेशन पे हम पहुंचेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जिसमें रिडंडेंसी ऑफ डेटा को हम रिमूव करते हैं। तो लुक दैट इस बड़ी सी टेबल को मैंने यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा कि पहली जो टेबल है मैंने कॉलेज टेबल बना दी, और कॉलेज में देखिए 128 GLB ITM ग्रेटर नोएडा। इसी तरह से जितने भी कॉलेज हैं उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपने कॉलेज टेबल में डाल दी, और स्टूडेंट टेबल एक बनाए उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख दी। अब किसी को स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप केवल यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक पर्टिकुलर डेटाबेस से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस का मतलब यहाँ पे हम बात करें तो डेटाबेस का जो नाम आप दे सकते हो वो कॉलेज दे सकते हो। कॉलेज इन्फॉर्मेशन है, कॉलेज डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे रिलेशन है, मैंने तो 2 ही बना रखे हैं। कॉलेज टेबल आप कह सकते हो, एडमिन, टीचिंग, नॉन टीचिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही के अंदर रखोगे तो डेटाबेस का जो साइज, आई मीन टेबल का साइज बहुत ह्यूज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, और वो भी टेबुलर फॉर्मेट में ही होगा, लेकिन हर टुकड़े का एक नाम रखते हैं। जैसे आपकी फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो आप क्या करते हो, एक ही मेंबर थोड़ी सारे रोल क्रिएट कर रहा है। तो आप देखते होगे कि वहाँ पापा है, मम्मी है, ब्रदर है, सिस्टर है, चाचा, ताऊ, जितने भी लोग हैं, तो आप क्या करते हो, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एवरी पर्सन। आई मीन फादर का चाइल्ड के साथ, चाइल्ड का ग्रैंडफादर के साथ, बहुत सारी रिलेशनशिप है। तो हर एक रिलेशन का एक नाम होता है। इन द सेम वे जब यहाँ पे हमने टेबल, एक बड़ी सी टेबल को ब्रेक किया, छोटे छोटे टुकड़े करें, तो हमें उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना। अदरवाइज ये एक अलग एंटिटी हो जाएगी, जैसा कल हम पढ़ रहे थे, ये एक अलग एंटिटी हो जाएगी, एक अलग एंटिटी हो जाएगी। अगर कुछ दोनों से डेटा निकालना होगा तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे मिला के। तो अगर मुझे निकालना है तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो कॉलेज टेबल को मैं यहाँ पे पेरेंट टेबल बोल रही हूँ, और जो स्टूडेंट टेबल है उसे मैं चाइल्ड बोलने जा रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो मैनी का आंसर जहाँ मिलता है वो मेरी चाइल्ड टेबल बन जाती है। जहाँ पे 1 का आंसर होता है, आई मीन दोनों के बीच में मैं रिलेशन बनाऊँ, तो हमने कहा कि पेरेंट टेबल जो है कॉलेज टेबल है, क्योंकि मैनी नहीं, वहाँ 1 का आंसर मिला है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कॉलेज कोड है, यहाँ पर ये कॉलेज कोड इस टेबल में पीके का रोल अदा कर रहा है, आई मीन ये पीके है। तो अब मुझे इन दोनों टेबल में ज्वाइन कराना था, तो जो मल्टीपल जहाँ आंसर मिला था स्टूडेंट के साथ, बिकॉज मुझे स्टूडेंट का कॉलेज नाम और उसका एड्रेस पता करना है, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर कॉलम रख दिया इस कॉलेज टेबल का। आई मीन ये दोनों देखो कॉमन है, यहाँ पे भी कॉलेज कोड है, यहाँ पे भी कॉलेज कोड है। एक चीज और ध्यान रखना, कॉलेज कोड नाम तो मैंने सेम रखा है, यू कैन कीप योर डिफरेंट नेम। आप यहाँ पे कॉलेज आईडी लिख सकते हो, यहाँ कॉलेज कोड यू कैन कीप, बट इनके अंदर का जो डेटा टाइप होगा वो सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ 3 बाइट कर दे रखा है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर ये पीके और यहाँ पर ये एफके होगा, यहाँ पे ये एफके है। अच्छा, पीके का कंस्ट्रेंट होता है भाई तुम यूनिक और नॉट नल होगे, जबकि एफके में यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं होता। अगर यूनिक होता तो ये डेटा रिपीट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे यूनिक नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ रिलेशन के लिए बताता है कि अगर आप जानना चाहते हो कि ये रोल नंबर 1 का जो कॉलेज आईडी है वो 128 है, एंड यू वांट टू नो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ 128, तो आप इस टेबल पे जाएंगे और देख लेंगे उस कॉलेज का नाम क्या है, तो आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द वे यहाँ पर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वी विल डिस्कस लेटर, आई मीन अगली क्लास में देखेंगे। तो दिस इज द वे। यहाँ पे ये फॉरेन की है, तो फॉरेन की के लिए मुझे एटलीस्ट 2 टेबल होनी चाहिए, और फॉरेन की तभी एग्जिस्ट करेगा। लास्ट क्लास में भी एक बच्चे ने पूछा था डाउट क्लास में कि फॉरेन की कब एग्जिस्ट करेगी, जब प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की अगर नहीं है तो आप फॉरेन की दूसरी टेबल में बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड है ना पीके के ऊपर। अगर पीके नहीं है तो रेफरेंस कैसे दोगे भाई। अगर हमारे पास कि यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट है वही आगे चल के एफ के बनता है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, जिसे आपको खींच के यहाँ लाना है।
आई मीन उसी की डुप्लीकेट कॉपी आपको यहाँ बनाना है। तो आप देख रहे होगे कि अभी तो मैडम ने बोला रिडंडेंसी रिमूव कर रहे हैं, फिर भी वो कॉलम को कॉपी कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 100% रिमूव कर दूंगी या मैं 0 कर दूंगी, बट आपने इस कॉलम का जरा देखो साइज क्या है, केवल 3 बिट का डेटा है। अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो तो ये बहुत कम स्पेस लेगा एज कम्पेयर टू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर 100% रिपीट हो रहा था तो अभी आप केवल 10% डेटा रिपीट कर रहे हो, बाकी 90% आपने बचा लिया। तो रिडंडेंसी 100% कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, अदरवाइज हम कनेक्टिविटी नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पर देखिए कि अगर दो टेबल के बीच में एक फिजिकल कनेक्टिविटी अगर आपको दिखानी है तो देयर मस्ट बी वन कॉमन कॉलम। कई बार ऐसा होता है कि कॉमन कॉलम नहीं भी होता फिर भी हम डेटा रिट्रीव कर लेते हैं, वो देखेंगे बाद में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन की। तो जितनी भी कीज मुझे आती थी मैंने बता दिया, फिर भी किसी को अगर लगता है कि कुछ है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाउ अगेन कम टू द फंक्शनल डिपेंडेंसी पे हम वापस आते हैं। अभी वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आई मीन अभी नॉर्मलाइजेशन हमारा चालू ही नहीं हुआ, अभी तो केवल मैंने आपको फॉरेन की तक बताया। ओके, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कैंडिडेट की फाइंड आउट करना सिखा दूं। अगर आप कैंडिडेट की फाइंड आउट करना नहीं जानोगे, सुपर की नहीं जानोगे, तो आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं पता कर पाओगे। हाँ, लेट्स टेक यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। R is given here A, B, C, D, E, F। यहाँ पे रिलेशन गिवन है, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी टेंस टू सी एंड सी टेंस टू डी एंड बी टेंस टू ए ई है। फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हमारे पास गिवन है तो सबसे पहले आप यहाँ पर एसेंशियल एट्रीब्यूट और नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने आपको ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल बताया था, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट में हमें ये करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर वन पिक्चर, ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पे मैंने लिया। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कर रही है, ए और बी जो मिल के हैं सी को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। नाउ अगेन सी जो है वो डी को कर रहा है, जिसको कर रहा है मैं उस पर एरो लगा रही हूँ, दैट मीन्स हेड जो है उस तरफ है। बी जो है किसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है, एक तो ई को कर रहा है और दूसरा वो जा रहा है ए के पास, ये मैंने एरो लगा दिया। अब आप हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके पास भी हेड नहीं है, दैट मीन्स यहाँ एक बी एक ऐसा कैंडिडेट मिला मुझे, इसके पास कोई हेड नहीं है, ए के पास था, सी के पास था, डी के पास था, ई के पास था, बट एफ के पास नहीं है। तो हमारे पास दो लोग ऐसे मिले जिनके पास यहाँ पर एरो नहीं आ रहा है। दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आया बी और एफ, ऐसे दो एट्रीब्यूट आए जिनके पास कोई भी हेड नहीं, आई मीन एरो का हेड वहां पर नहीं था। तो ये जो कहलाएगा मेरा एसेंशियल एट्रीब्यूट कहलाएगा, एसेंशियल एट्रीब्यूट होगा ये। और एसेंशियल एट्रीब्यूट में यहाँ पे हमारे पास बी एफ है। दूसरा तरीका इसको कैलकुलेट करते हैं लोग कि राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएं इसके, तो आप देखिए कौन सा एट्रीब्यूट का नाम विजिबल नहीं है। तो आप देखिए राइट में सी है, डी है, ए है, ई है, बट बी नजर नहीं आ रहा और एफ नजर नहीं आ रहा। तो आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बी और एफ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि बी और एफ जो है इसका एसेंशियल एट्रीब्यूट है। ये छोटे क्वेश्चन में तो आसान होता है, अदरवाइज कई बार हमारी आंखों से ही नहीं दिखता। तो बेटर है कि ये पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
अब सबसे पहले हमने एसेंशियल एट्रीब्यूट निकाला यहाँ पर बी एफ, तो बी एफ जब आ गया तो हम सबसे पहले जो क्लोजर कैलकुलेट करेंगे वो बी और एफ का ही निकालेंगे और किसी का निकालेंगे नहीं। ये हमें हेल्प करता है, वरना हमारे पास इतने सारे एट्रीब्यूट है, ए बी है, सी है, बी, आप कॉम्बिनेशन बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे एंड इट टेक्स टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम बचाने के लिए हम सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालते हैं। तो हमारे पास बी एफ आ गया, अब हम बी एफ का क्लोजर निकालेंगे। तो बी एफ का क्लोजर मैंने निकाला तो बी एफ तो होगा ही। अब देखते हैं कि इसके बी की मदद से ए और ई भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड वाला जो है ए और ई भी आ जाएगा। जब हमारे पास ए और ई आ गया तो ए और बी की मदद से आप सी को भी ले आ सकते हो। तो यू कैन से यहाँ पर ए बी सी ई एफ आ गया, मैंने ऑर्डर में कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास जब सी है तो आप डी को भी बुला सकते हो, डी भी आ गया और ई एफ है ही है। तो यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। यहाँ पे 6 थे, 6 के 6, दैट मीन्स ये आर बन गया। तो बी एफ की मदद से आपने देखा, आपने आर बना लिया। अब यहाँ पर एक रूल है कैंडिडेट की का, दैट मीन्स अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से आपने आर को रिट्रीव कर लिया, अगर आपने आर को रिट्रीव कर लिया तो अब आपको आगे काम ही नहीं करना पड़ेगा। देन आप कहेंगे ओनली वन कैंडिडेट की विल एग्जिस्ट इन दिस प्रॉब्लम, ओनली वन कैंडिडेट की। क्यों होगा? क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट आपका बी एफ था और जब बी एफ हमारा आ गया तो हमने देखा उसने तो आर ले लिया। अगर आर आ गया उसकी मदद से तो फिर कुछ आगे करना ही नहीं। आई मीन इफ समबडी आस्क्स हाउ मेनी कैंडिडेट की पॉसिबल इन दिस, तो आप कहेंगे जी ओनली वन, दैट इज अ बी एफ। अगर यहाँ पर सपोज बी एफ की मदद से आप नहीं निकालते, आई विल टेक द अनदर एग्जाम्पल जिसमें एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से नहीं मिलता है, तब हम उसे कैसे चेक करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास कैंडिडेट की कितनी आई, ओनली वन आई। अब हम यहाँ पे तो अगर कोई पूछे कि कितनी कैंडिडेट की आई, दैट इज अ बी एफ। अब जब एक ही बी एफ इस क्वेश्चन में आया है तो ऑब्वियस सी बात है यही हमारा क्या काम करेगा, प्राइमरी की का काम करेगा। आप इसे चाहे कैंडिडेट की बोलिए चाहे प्राइमरी की बोलिए, बस प्राइमरी की अगर बोल दिया तो इसका मतलब इसमें नॉट नल की एंट्री नहीं, आई मीन नल की एंट्री नहीं होगी इसमें। तो दिस इज द हाउ टू कैलकुलेट द कैंडिडेट की। तो हमारे पास कैंडिडेट की आ गई। अब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, गेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंपटीशन में AKTU के नहीं, कि नंबर ऑफ आपका यहाँ पर सुपर की कितनी होगी। अब कहोगे मैडम ने तो पहले वहाँ सुपर की बताया था और यहाँ पे बाद में बता रही हैं। तो देखिए आसान हो जाता है, पहले अगर हमने कैंडिडेट की निकाल लिया ना तो सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की का सुपर क्लास ही तो होता है। तो जितनी भी की होगी सुपर की, इसमें जितनी भी बन सकती है, आई डोंट नो कितनी बनेगी, वो तो कैलकुलेट करने पे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी कैंडिडेट की है उसकी मदद से हम सुपर की निकाल सकते हैं। बट एक खास बात ये होगी इसमें कि हर एक सुपर की के अंदर बी एफ जरूर होगा। जो बी एफ अभी हमने सी के निकाला था तो हर एक सुपर की के अंदर बी एफ जरूर होगा। दैट मीन्स बी एफ ए हो सकता है, बी एफ सी हो सकता है, लेकिन हर एक किसी में क्योंकि इसका सुपर क्लास ही होगा, ठीक। इवन बी एफ ए डी हो सकता है। तो जितनी भी सुपर की आएंगी ना उसमें मिनिमम वैल्यू बी एफ तो होगी ही होगी, उससे ऊपर की जितनी, यानी कि बी एफ इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ सुपर की। तो अब देखिए इसका भी कुछ फॉर्मूला है, मैं फटाफट यहाँ पे वापस आपको आती हूँ। इसके थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। तो सुपर की इज ऑल्सो पॉसिबल एट्रीब्यूट विच कैन यू, ओके छोड़ो यहाँ पे देखो जो इसका फॉर्मूला है दैट इज द आर। यहाँ पर हमने ले लिया कि एक सेकेंड, आर यहाँ पे हमने लिया A1 A2 A3 और यहाँ पर तो अगर हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट हैं और हर एक एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर काम कर रहा है कैंडिडेट की तरह, आई मीन A1 अलग है A2 अलग है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सुपर की होगी वो 2 की पावर n -1, आई मीन जितनी भी आपका यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 की पावर n -1। अगर यहाँ पर एक सी के एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स A1 इज ओनली द सी के, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे बोला
कि चलिए एक R ले लिया मैंने यहाँ पर A1, A2, A3 ले लिया, और इसमें से A1 जो है आपका CK है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सुपर की हम निकालेंगे, सुपर की का जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n -1 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या करा हमने, n-1 अगर हमने कर दिया तो कैसे निकालते हैं, क्यों किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कीज क्या होता है, एक सिंपल सा, अच्छा चलो पहले मैं पहली वाली कंडीशन आपको बता देती हूँ। जितनी भी सबसेट्स हैं, अगर ये मैं बोलूँ कि A1 भी एक कैंडिडेट की है, A2 भी एक अपने आप में कैंडिडेट की है, A3 भी, सब अलग अलग हैं, तो आप कहोगे कि इसके जो सबसेट्स बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक A1 बनेगा, एक A2 बनेगा, ऑल द सबसेट्स। तो दैट मीन्स 2 की पावर आप लोग को पता है दैट इज n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दैट मीन्स 3 एट्रीब्यूट है तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 आ गए, 8 सबसेट बनेंगे, जिसमें आपका क्या होता, पहला वाला सबसेट क्या होता, 5 का मतलब नल सेट। तो क्योंकि डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो मिनिमम एक एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए ना, आई मीन रोल नंबर तो पता होगा तभी तो आप निकालो, आपको कुछ नहीं पता है तो थोड़ी किसी को आप ढूंढ पाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं कि ये सुपर की नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं, यानी रिमेनिंग कितने बचे, 7 बचे, 8 में से एक चला गया, एक को हमने वैलिडेट नहीं किया, दैट मीन्स 7 बचा। तो दैट इज द रीजन ये फॉर्मूला क्या आया, 2 की पावर n -1, यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स -1। तो इफ एवरी एट्रीब्यूट इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की, देन इट विल बी द फॉर्मूला लाइक दैट मीन्स यहाँ पर 7 सुपर कीज होगी, दैट इज 7 सुपर कीज। अब मैंने कहा कि नहीं, केवल इस वाले में केवल एक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिया, आई विल इरेज दिस फर्स्ट, नाउ अगेन मैं ले रही हूँ कि R है यहाँ पर A1, A2 एंड A3 ले लिया मैंने। अगर यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 एट्रीब्यूट्स में से केवल A1 जो है हमारा CK है, केवल A1, आई मीन पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर केवल A1 CK देन द नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होगा, दैट इज 2 की पावर n-1 हो जाएगा। 2 की पावर n-1, इसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे, कितने लोग थे यहाँ पर, A1, आई मीन 3 लोग थे यहाँ पर, पहली पोजीशन आपकी फिक्स हो गई, ये रहा A1, ठीक है, आई मीन A1 फिक्स है। भैया मैंने बोला ना कि BF जो है हर जगह रहेगा, कितनी भी सुपर की बना लो BF उसमें मिनिमम रहेगा, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे A1 फिक्स हो गया, क्योंकि वो कह रहा है जी मैं CK हूँ। अगर आप CK हो तो बाकी जो A2 बचा आपका, यहाँ पर सेकंड प्लेस पे A2 बचा और थर्ड प्लेस पे A3 बचा, तो ये क्या है, या तो A2 होगा इसके साथ या नहीं होगा, यानी कि Y और n की कंडीशन आएगी, या तो Y3 होगा या नहीं होगा। तो चांसेस क्या है, या तो A1 के साथ A2 होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम चांसेस कितनी है, 2, ठीक है, तो 2 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना 2 की पावर n-1 है, बगल में -1 नहीं लिखा है मैंने, तो दैट मीन्स अगर आप मैथमेटिकली निकालो तो आप कहोगे 4 है, 2 2 जा 4, दैट मीन्स अगर A1 फिक्स है, 3 ही एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो आप कहोगे सुपर की जो है यहाँ पर 4 होगा। इस केस में कैसे होगा वो मैं इस फॉर्मूले से भी प्रूफ कर दे रही हूँ। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने थे, 3, दैट मीन्स मैंने लिखा 3 -1 किया, देन आंसर विल बी 3 -1, दैट इज 2, 2 की पावर 2 कितना आता है, 4। दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के बता दिया कि कैसे करेंगे, तो दोनों तरीके आइदर यू कैन यूज, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। तो यानी कि अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, एक तो सुपर की वो A1 खुद ही होगा, दूसरा क्या बना लेगा वो A1 A2 हो सकता है, देन A1 के साथ A3 दोस्ती कर सकता है, आई मीन ये भी एक सुपर की हो सकता है, ये भी हो सकता है, A1 खुद भी हो सकता है, एंड तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, A1 के साथ A2 और A3 दोनों मिले हों, दैट मीन्स ये भी सुपर की। तो आप देखिए 4 ही ऑप्शन आ पाए, आई मीन 4 कॉम्बिनेशन बन पाए। छोटा क्वेश्चन था तो मैंने बना के दिखा दिया कि क्या क्या है, बट कई बार जानते हो आंसर 128, 130, 700, 800 भी आ जाता है, तो नो नीड टू ड्रॉ ऑल द सुपर कीज। ये बच्चे ने मुझसे पूछा था क्या हमें सारे सुपर कीज मेंशन करने हैं, नो, बस आप यहाँ पे कैलकुलेट करके उसे बता सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट यहाँ पे सुपर की। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एक्चुअली सुपर की के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आई मीन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीका। तो नाउ ये तो आपका 2 टाइप मैंने आपको बता दिया। नाउ द थर्ड टाइप, यहाँ पे सपोज करो कि ओके लेट्स अगेन टेक यहाँ पे A1, A2 एंड A3 3 एट्रीब्यूट्स हैं आर में, और मैंने कहा A1 एक सुपर की सॉरी कैंडिडेट की है, A1 एक कैंडिडेट की है और A2, आई मीन 2 लोग हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट की क्या काम करते हैं। मैंने अभी बताया था कि एक
टेबल के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, तो मैंने कहा A1 और A2 अलग अलग है। A1 अगर आपको पता है तो आप A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको A2 पता है तो भी आप A1 और A3 बता सकते हैं। दैट मीन बोथ आर एक्टिंग एज अ CK, बोथ आर एक्टिंग एज अ CK। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई तुम दो लोग हो, A1 और A2 है। तो यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला होगा, 3 प्लेस थी, 3 चेयर थी, मैंने लगा दी। हमने कहा कि ये A1 की पोजीशन फिक्स हो गई। जब A1 की पोजीशन फिक्स हो गई तो इसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे अगेन 3 चेयर लगाई। अब A2 की जब है तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, A1 और A3, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, A2 एंड A3। तो आप देख रहे हो कि फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, जब A1 फिक्स हुआ था तो फॉर्मूला क्या बना, 2 की पावर n-1। तो एक कॉम्बिनेशन A1 के लिए बनाओगे, दूसरा कॉम्बिनेशन A2 के लिए बनाओगे। तो आपने देखा था 2 की पावर n-, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितना है बेटा, यहाँ पर एक पोजीशन इसने ली है तो इसलिए एक बार -1 करेंगे, प्लस जब A2 की पोजीशन फिक्स है, आई मीन हमने कहा जब तुम A1 कैंडिडेट किए तो ये चीजें होंगी, A2 होगा तो ये होगा। तो यहाँ पे अगेन मैंने लिखा 2 की पावर n-1, ये A2 के लिए लिख रही हूँ, ये पहला A1 के लिए था। अब क्या है, चलो मैं यहाँ पे फिर बनाती हूँ। आई मीन A1 जब यहाँ पे कैंडिडेट की है तो उसका सुपर की क्या क्या हो सकता है, A1 हो सकता है, A1 A2 हो सकता है, A1 A3 हो सकता है, एंड देन अगेन आई एम राइटिंग हियर A1 A2 एंड A3। जब यहाँ पे मैंने कहा कि A2 कैंडिडेट की है तो उसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, A2 हो सकता है, देन A2 के साथ A1 दोस्ती कर लेगा, देन A2 के साथ A3 आ सकता है, एंड देन A2 के साथ A1 A3 दोनों आ सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों तो कॉमन नहीं है, आई मीन ये कॉमन नहीं है एक दूसरे, ये A1 ही A2 है, बट यहाँ पे देखो A1 A2 यहाँ पे भी बस पोजीशन बदली हुई है, आगे पीछे बैठ गए, चेयर बदल ली और कुछ नहीं। ये भी देखो कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, A1 A3 यहाँ पे A2 A3, तो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन, लेकिन ये कॉमन है। देखो यहाँ पे तो 2 लोग कॉमन आ गए, एक तो ये कॉमन आ गया है ना, और आपने ये देखा। तो हमने ये देखा कि जब हम यहाँ पे 2 कैंडिडेट की ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कॉमन भी आएंगे, तो जो कॉमन आए हैं उसे रिपीट थोड़ी करना है। फिर आप कह दो जी 4 इसके 8 बन गए मैडम, नहीं, रॉन्ग आंसर है वो। उसको सही आंसर कैसे करोगे, तो आप ये बताओगे कि जो कॉमन लोग है उसे माइनस करोगे। तो माइनस हमने क्या किया भाई, कितनी कैंडिडेट की आई थी आपकी, 2, 1 और 2। तो आप एट्रीब्यूट कितने लोग हैं, A1 A2, तो आप देखो माइनस क्या करोगे, 2 की पावर n-2। भाई 2 लोग कॉमन थे ना, आई मीन ये देखो ये दोनों में क्या है, A1 A2, इसमें भी देखो A1 A2 कॉमन है, ये जो 3 वाले पेयर है इसमें भी A1 A2 कॉमन है। तो कितने मेंबर कॉमन है, ऑब्वियसली 2 कैंडिडेट की है A1 A2, तो 2 ही कॉमन होगा। तो ये कर दिया। तो अब जरा देखिए वैल्यू रख लीजिए, n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 लोग थे, तो 3 - 1 दैट इज अ 2। यहाँ पे भी 2 की पावर 2, बट यहाँ पे 3 - 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 ओनली। तो आपने देखा ये 4 आया, ये 4 आया, माइनस आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 करोगे, दैट इज अ 6 आंसर आ गया। 6 आया, आप चेक कर सकते हो मेरे कितनी कैंडिडेट की आई थी। एक तो ये आएगी, आई विल चेंज द कलर। तो आपने देखा एक तो A1 आया था जो कॉमन नहीं था, आई एम सर्किल उसको कर रही हूँ मैं, और एक ये जो कॉमन आया था केवल एक बार करूँगी, ये वाला नहीं करूँगी मैं, तो ये कट कर दिया, ये कॉमन था। एक ये कॉमन नहीं था, 8 बनाए थे, 8 में से क्या कॉमन है उसे छोड़ दिया। तो देखो आप 6 सर्कल मैंने बनाए और 6 ही आंसर आए। ये छोटा क्वेश्चन था बेटा, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ। अगर यही बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, आई मीन इतने सारे बनते हैं कि टाइम लग जाता है। तो दिस इज द वे, यहाँ पर आप कर सकते हो। तो आपने देखा कैसे किया, मैंने ये करा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ, एंड उसके बाद अगर आपको डाउट है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख लेना, वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख लेना। बट यहाँ पे मैं एक और समझा देती हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, कैंडिडेट की R ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं 4 ले रही हूँ, A1 A2 एंड A3 एंड A4, क्योंकि मुझे पेयरिंग में दिखाना है तो थोड़े कैंडिडेट कीज बढ़ाने पड़ेंगे। सपोज करो मेरे पास एक A1 और एक A2 कैंडिडेट की आ गया, दूसरा जो आ गया आपका यहाँ पर A3 एंड A4 है, ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो अब देखिए हमारे पास 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4। जब A1 A2 फिक्स हो गया इस प्रीवियस वाले मेथड की तरह, अब यहाँ पे अगर मैंने लिया तो यहाँ पे A3 एंड A4 मिक्स हो गया। तो आप देखो 2 प्लेसेस खाली हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक एट्रीब्यूट आप ले लो, मान लो A1 A2 फिक्स है तो यहाँ A3 A4 आएगा, तो या तो होगा या नहीं होगा, बस यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर, अगर मैं इस वाले को उठाती हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर n
-2, क्योंकि कितनी वैल्यू फिक्स हो गई, ये दोनों तो फिक्स रहेंगे, बाकी इनके साथ कितने लोग भी आते रहे, तो ये 2 लोग फिक्स हो गए तो -2 कर दिया पोजीशन, क्योंकि ये 2 पोजीशन फिक्स है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी आता रहे यहाँ वाले पे। तो प्लस ये तो इसके लिए हो गया। नाउ A3 A4 के लिए करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 कैंडिडेट की मान रहे हैं, एक ये वाला एक ये 2 है, ये पेयर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अभी पीछे BF में आया था, तो BF में 2 लोग बैठे थे इसलिए -2 किया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आया 2 की पावर n -2। देन अब इन दोनों का कॉमन देखो, कॉमन में मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर A1 A2 A3 A4। इसका मतलब इन दोनों का जब मैं कॉम्बिनेशन ऐसे बनाऊंगी तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन होगा जब ये चारों एक साथ बैठे हो। देखो यहाँ A1 A2 यहाँ A3 4, तो मैंने यहाँ देखा 4 एक साथ भी आ सकते, यहाँ पे भी 4 एक साथ आ सकते, यहाँ पे भी, तो इनको माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, -2 की पावर n -4, क्योंकि कितने एट्रीब्यूट्स है 1 2 3 4, मैंने माइनस कर दिया -4 क्योंकि यही चांस है यहाँ पे, तो माइनस करा। तो अब इसका कैलकुलेट करो, टोटल 4 एट्रीब्यूट्स थे, 2 की पावर 4 -2 दैट इज नथिंग बट 2, अगेन 2 आया, -4 दैट इज नथिंग बट 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है आंसर, दैट इज अ 4 + 4 -1 किया तो आंसर यहाँ पे आएगा 7 सुपर की आएगी। तो यहाँ पे जो सुपर की होगा या तो A1 A2 होगा, या A1 A2 एंड A3 हो सकता है, उससे ठीक बड़ा हो सकता है, मिनिमम A1 A2 तो होगा। इसी तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाते जाओ A1 A2 के, इसी तरह से आप फिर A3 A4 के बनाते जाओ, इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट हियर द कैंडिडेट की एंड सुपर की। कितनी सुपर की हो सकती है, कितनी कैंडिडेट की हो सकती है, ये मैंने इस प्रॉब्लम में आपको बता दिया। I will stop